Hello friends, my name is Ashish Raj and I have secured 33rd rank in 64th BPSC and I have been selected for Bihar Police Services. In this video I would be talking about प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की बात करेंगे और मेंस स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे। हर लोगों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और कोई एक बेस्ट स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जो श्योर शॉर्ट फार्मूला है हर किसी के लिए। तो क्या आपके लिए काम कर सकता है और क्या आपके लिए काम नहीं करेगा, इसके सबसे बेहतर जज आप ही हैं। तो मैंने क्या किया, पहले उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, और बहुत सारे लोग जो हैं हार्ड वर्क भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, बट फाइनल सिलेक्शन जो है बहुत कम लोगों का हो पाता है। तो आखिर क्या डिफरेंस है और मुझे क्या लगता है कि मैंने क्या डिफरेंट किया जिससे मेरा सिलेक्शन फाइनली हुआ, उस पर ये वीडियो का ज़्यादा फोकस होगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो मैं मुख्यतः यूपीएससी प्रिपरेशन ही करता था और इसी जिसके कारण मेरा काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन रहा है स्टैटिक पार्ट में। मैं अगर बात करूँ तो मेरी सबसे जो बेहतरीन प्रिपरेशन के सब्जेक्ट्स रहे वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री। ये वाले जो स्टैटिक पार्ट है ये हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन और बीपीएससी दोनों के सिलेबस को सबसे पहले मैच किया और मैंने देखा कि कॉमन पॉइंट्स कहाँ पे हैं और उन कॉमन पॉइंट्स को मैंने अलाइन किया ताकि बीपीएससी के प्रीलिम्स को निकालने में मुझे आसानी हो। तो इसके लिए मैं कोई अलग से स्पेसिफिकली बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो फिर मैंने बिहार के स्पेसिफिक नॉलेज के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, नो योर स्टेट बिहार। तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने वहाँ से तैयार किए और बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैंने जीके टुडे, जब नोटिफिकेशन आई थी जिस दिन बीपीएससी की, उससे 3 महीने पहले से लेकर जब प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स जो डेली जीके टुडे में आता है वो मैंने किया। इसके अलावा मैंने और कुछ खास किया नहीं। और इसके अलावा मैंने क्वेश्चनेयर्स कुछ जो कॉमन्स आए या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो थे उनको भी किया सॉल्व। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, उसका मैंने एक जिस्ट तैयार कर लिया था और कुछ अगर एक आधे एडिटोरिया वगैरह इस टाइप के कुछ बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो कभी कभी मैंने उसको भी पढ़ लिया। तो इसमें आप लोग सब कोई के पास बहुत सारे मटेरियल्स तो ऑलरेडी होंगे और मेरा मानना रहा है कि, और बहुत लोग मुझसे एग्री भी करेंगे इस बात पे, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने से पहले हम लोग नोट्स कलेक्टर बन जाते हैं। तो नोट्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनको पढ़ना उतना ही मुश्किल होता है, मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है। तो फिर बहुत बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है स्पेसिफिकली मेंस में मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि असली स्ट्रैटेजी इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपना जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको आप वो अंतिम दिन में वो कैसे अपने अपने आंसर शीट्स पे लिख पाते हैं और मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। वही एक टॉपर और एक टॉपर जो है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में जो आखिरी डिफरेंस है वही होता है। नॉलेज मेरा मानना है कि सबका सेम होता है, तो मैं उस पॉइंट पे भी ज़्यादा फोकस करूँगा। तो जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए वो 3 चीज़ें मैं मानता हूँ कि आप जैसे पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो जो आपका पढ़ाई का पीक होता है, 2 तरह की पीक की मैं बात करूँगा। एक आपका नॉलेज का पीक होता है कि आपका नॉलेज वाइज जो है, एक आपकी बेस नॉलेज ऑलरेडी रेडी है और हर साल आप उस पर करंट अफेयर्स और कुछ ऐड करते रहते हैं। तो अगर वो नॉलेज जो कर्व है अगर वो इंक्रीजिंग नहीं है और वो प्लेटू हो जाता है तो फिर आप वो फंसेंगे। जैसे आप देखेंगे लगातार आपका स्कोर आउट ऑफ 150 जो है 90 या 100 हो रहा है और 100 को ब्रीच नहीं कर पा रहा, तो वो एक प्लेटू आ जाता है और जैसे ही वो आएगा तो आप डीमोटिवेटेड और आप मेंटल फटीग भी महसूस करेंगे, आगे पढ़ने का नहीं। मेरे साथ भी हुआ, महीनों मैंने मतलब नहीं पढ़ा होऊंगा, पढ़ने का मन नहीं करता था और डीमोटिवेटेड फील होता था, जैसे मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हों या फिर आपको लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से। तो उसमें बेस्ट रहता है जब कि आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको
ये तैयारी करनी है। और कंसोलिडेशन जो हमेशा जब भी वापस से शुरू करें, जैसे 1 महीना का मान लीजिए ब्रेक ले लिया, दैट इज़ नॉर्मल, उसमें कोई हानि की बात नहीं है। लेकिन हमेशा शुरू करें, जब भी शुरू करें तो जो आपकी नॉलेज पहले से है उसको कंसोलिडेट करें और उस पर बिल्डअप करें। अगर आपके नोट्स, खुद के बनाए नोट्स, अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वो लूज़ कर जाएंगे, आप नॉलेज कर्व में लूज़ करेंगे। और सबसे जो मेजर बात है वही पीक की मैंने की है। तो आपका नॉलेज का पीक और आपका स्ट्राइड, मतलब कि स्टडी आवर्स, आप देखेंगे हमेशा आप 8 घंटे 10 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा उसके पिछले वाले हफ्ते में, सपोज कि एग्जाम 15 जून को है तो 5 जून और 6 जून को आपका पीक होना चाहिए कि आप 10 घंटे लगा रहे हैं। अगर आप अंतिम हफ्ते में 10 घंटे लगाएंगे तो फिर आप मेंटल फटीग जो है आपका बढ़ेगा और फिर वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस पर भी मैं थोड़ी बात करूंगा। तो मेनली चैलेंज यही है कि आपका नॉलेज का पीक जो है और आपके स्टडी आवर्स का पीक, अगर जो डी डे है, D-10 डे में बात करूंगा, उस दिन पे अगर पीक होता है तो आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस जो है एग्जाम में वो बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए जो मेरा स्ट्रैटेजी था, आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी के स्पेसिफिक मैंने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे नहीं थे, लेकिन यूपीएससी की बात करूं तो मैंने 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे थे ऑलरेडी। तो मेरा वहीं से शुरू होता था। और ये जो आप जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन पेपर। और ये एक दिन में ये आएगा नहीं। जैसे कि 150 क्वेश्चन मान लीजिए आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूसली आपकी एक स्ट्रेटजी भी बनेगी कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे नहीं करना है। ये सीधा आप पढ़ के जाइए और सोचिए कि पहला पेपर डाल के मैं मार्क्स निकाल लूँ, तो ये नहीं होगा। और जो लोग बहुत दिनों से इसको तैयारी में लगे हुए हैं वो इस बात को समझेंगे। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने करी है। तो जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ कि हम लोग जो साइंस में 0 और 1 में बात करते हैं, या तो येस है या तो नो है, हम लोग इस स्ट्रैटेजी से मोस्टली हम लोग चलते हैं और बड़ा पिन पॉइंट एक्यूरेसी रखते हैं। तो अगर ये मेंटेलिटी रखने से होता क्या था कि क्वेश्चंस बहुत सारे जो टेक्निकल नहीं भी है, जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए या फिर सोशल साइंसेज के क्वेश्चंस हो गए, ये 0 और 1 पे नहीं चलता है। इनको मैं कहता हूँ कि फजी होता है, कहीं बीच का होता है। तो टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं खासकर उनके लिए ये बात है कि हमें ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है और बाल की खाल या तिल का ताड़ बनाना जो होता है क्वेश्चन का जबरदस्ती, उसको हटाना पड़ता है। तो नहीं तो क्या होगा कि आप ओवर थिंक कर जाएंगे और एक इजी क्वेश्चन को भी जो है आप सोचेंगे कि इतना इजी तो हो नहीं सकता, तो इसका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और आप सही ऑप्शन जो है उसको जो है आप गलत मार्क करके आएंगे। तो ये डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा? ये डिफरेंस वही बात है, फिर से प्रैक्टिस से ही आएगा। जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कोई क्वेश्चन को, तो आपके माइंड में वो बात सीधा आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन जैसे ही आपके माइंड में ये बात रही कि इजी क्वेश्चन है, तो आप इस फॉल आउट से बचेंगे, जो ये खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों में ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद मेरा जो सेकंड फंडा रहा है प्रीलिम्स में, वो रहा है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो सबसे आसानी से जो ग्रैब कर सकते हैं और जो 90% प्लस लोगों जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वहाँ आप गलत नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पे गलती कर दी तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पीछे चले जाएंगे। तो इसके लिए मैंने देखा है कि लोग मैथ्स के क्वेश्चन को, बहुत सारे फोरम्स में मैं रहा हूँ तो देखो मैथ्स के क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, तो और ये बहुत आसान होते हैं, 10th लेवल के होते हैं। और पर लोग के माइंड में बैठा हुआ है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, नहीं करते, तो इसको वो अवॉइड करते हैं। लेकिन यही आपका, मैं कहूँगा कि जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है वो यही है। ये सीधा 10 में से मिनिमम 9 मार्क्स यहाँ पे आपको लेके आने ही आने हैं, 90% यहाँ पे होना चाहिए। अब इस पे आप वर्क करें, साल भर का समय रहता है। अगर आप प्रिपरेशन भी शुरू करें तो आप इसी से शुरू कीजिए, इसको इतना अच्छा कर लीजिए कि 10 में से 9 मार्क्स आपके श्योर शॉट है वहाँ पे। इंस्टेड ऑफ कि आप जैसे कि बहुत अजीबोगरीब करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हम सब ने देखा है कि कौन से खेल में कौन सा, मतलब हु नोज हु जो होता है, हु नोज हु जो हम लोग कहते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन, PIN में मैं उसको मानता हूँ। तो बहुत एब्सर्ड जरा सा लगता है, उसका प्रिपेयर करना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसके पीछे भागने से, और हिस्ट्री का बहुत ही कोई ऐसी जगह से कोई क्वेश्चन आ जाना, एंशियंट हिस्ट्री से जो कहीं पे आपने पढ़ा नहीं हो, और उस एक क्वेश्चन के पीछे भागना हाईएस्ट हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं बोलता हूँ। तो वो हाईएस्ट हैंगिंग फ्रूट के पीछे भागने वाली बात है, उसमें समय बस बर्बाद होता है, तो वो हमें चाहिए नहीं। तो बेसिकली प्रीलिम्स की बात में मैं यही कहना चाहूँगा। और मैंने
बस अलाइन किया था अपनी प्रिपरेशन को। और जैसा कि इस बार रिजल्ट्स हमने देखा है, बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में थे और उस प्रिपरेशन को ही अलाइन करके बीपीएससी निकाला है। तो मैंने उसी हिसाब से बात की है इस बारे में बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं। अब इसके साथ अब अगला में मैं मेंस की बात करूंगा। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैं साइलोज में प्रिपरेशन नहीं करता था कि प्रीलिम्स पहले कर लिया, फिर अगर रिजल्ट आएगा तो मेंस करूंगा। ये कभी हो नहीं सकता, ये बहुत ही ख़राब स्ट्रेटजी है। एक तो मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट समय नहीं बचेगा, दूसरी बात आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो जैसे प्रीलिम्स का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस के बहुत सारे पार्ट को एटलीस्ट 70% में मानता हूँ आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात आ गई, यहाँ पे नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज वही है। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में जैसे आपने करंट अफेयर्स को ही देखा, जैसे सपोज कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज़ में आया था, एक लेक के बारे में मैं देख रहा था, तो उसका रीनेम वगैरह हुआ है। तो आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वैसे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन जो है एक सिंगल लाइन में जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कोई डेटा आया या कोई डेफिनेशन आपको जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स में, तो आप नोट कर ले मेंस के लिए। मेंस की प्रिपरेशन जो है जो मैंने की थी, उसमें मैंने क्या करा था कि सबसे पहले मैंने थीमेटिक प्रिपरेशंस की थी, मतलब कि थीम्स में मैंने बांट लिए थे। जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक थीम हो गया, इन्वायरमेंट एक थीम हो गया, आपको पॉलिटी जो है एक बहुत ब्रॉडर थीम है, तो एक थीम हो जाता है जिसमें जुडिशियल जो भी आ रहे हैं करंट अफेयर्स। तो अगर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है तो मैं वहाँ पे वो उसको नोट कर लूँगा। और वो जनरली ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क हो जाए और अवेलेबल हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। मेरे जैसे कि हर एक थीम के लिए अगर मैं बात करूँ, टोटल अगर GS1 और GS2 की सिर्फ बात करूँ तो बस इतना मेरा नोट्स हुआ होगा फाइनल जो है। और अगर आप फाइनल प्रिपरेशन के दिन अगर आप नोट्स को यूँ, मतलब आप पन्ने अगर नहीं पलट रहे हैं कि आपने इतनी बार रिवाइज नहीं कर रखा है उसको कि आप लास्ट डे पे पन्ने नहीं पलट रहे हो, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है। और ये मैं बहुत ज़्यादा कवर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा है उसको आप ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं आपके आंसर्स में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उससे शुरू करें तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिबेटेड रहता है मेंस के लिए, उसमें से एक है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। ये डिबेट हमेशा रहता है कि क्वांटिटी दे या क्वालिटी दे। तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि क्वालिटी को तो आप कभी भी बीट नहीं कर सकते क्वांटिटी से, तो आपके आंसर में क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है उस मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन का एक कोर डिमांड होता है और एक पेरिफेरल डिमांड होता है। तो कोर जो कंटेंट है आप उसको पहले डील करेंगे, उसके बाद पेरिफेरल डिमांड को डील करेंगे। और जैसा कि बीपीएससी में हम लोगों ने देखा है कि 35 मार्कर 38 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं। तो सिर्फ आप कंटेंट जो है आपके पास अच्छा है, बट आप सिर्फ 1-2 पेजेस जो है वहाँ पे लिख के आपको अच्छे मार्क्स कभी नहीं स्कोर होंगे, एटलीस्ट आपको 6 पेजेस तो लिखने ही होंगे। तो इसके लिए आपको ब्रॉडर थीम हमेशा प्रिपेयर करना होगा। ब्रॉडर थीम प्रिपेयर करने से फ़ायदा क्या होगा कि सपोज आपने वुमेन एम्पावरमेंट किया और या फिर एक थीम तैयार किया और कुछ अगर क्वेश्चन आ गया क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे आ गया या फिर इन्वायरमेंट पे आ गया या इन्वायरमेंट एंड वुमेन पे आ गया, कुछ ऐसा कोरिलेशन है, तो आप यहाँ के पॉइंट्स तुरंत वहाँ पे ले जा पाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा। तो वो जो क्वांटिटी है, तो मैंने यही किया था कि कोर डिमांड जो है मैं हर क्वेश्चन का मैंने मीट किया, उसको अच्छे प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट किया। उसके बाद जितने भी पेरिफेरल इश्यूज हैं या फिर कुछ फॉर्डर पॉइंट्स हैं, अब फॉर्डर पॉइंट्स कैसे लाएंगे इस पे भी मैं आगे बात करूंगा। तो ये पहली बात करी। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर जो है आंसर राइटिंग का, उसमें जनरल यही है कि IBC में बोलता हूँ, उसमें है इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इसमें क्या है कि इंट्रो जो है आप कोई भी क्वेश्चन आया तो सपोजेटली जैसे सपोज इन्वायरमेंट के थीम से क्वेश्चन आया तो आप सपोज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आया तो आप सिंपल कोई डेटा दे सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपके स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। डेफिनेशन कोई दे सकते हैं और दो चीज़ें से आपको शुरू करना चाहिए जनरली। फिर आप जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछ रहा है उसको आप टच करें। मैं पॉइंट वाइज फॉर्मेट ही फॉलो करता था, पॉइंट किया और फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो सिर्फ आप पॉइंट्स लिखते चले जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी मार्क्स नहीं मिलेगा, अच्छी मार्क्स स्कोर नहीं होंगे, क्योंकि 35-38 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो पॉइंट प्लस एक्सप्लेनेशन
और ज़रूरत से ज़्यादा डायग्राम्स भी नहीं होने चाहिए कि हर क्वेश्चन में आपने एक पेज का बड़ा सा डायग्राम बना रखा है हर क्वेश्चन में, वो भी काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो जैसे जो और एक और चीज़ जो मैं यूज़ करता था और वो सीधा एक दिन में आपको नहीं आएगा, वो है फ्लो चार्टिंग। जैसे कुछ भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे सपोज किया इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में ज़्यादा वैलिड होता है, तो जैसे अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बढ़ेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर जो तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हम लोग बात करते हैं, तो उसके कारण इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ कम हो जाता है। तो एक वो पूरा एक विशेष सर्किल या फिर एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। तो वो दोनों का जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट भी जो खासकर इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में है, तो ये आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में वो लिख पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं फिर एग्ज़ाम में कर लूँगा, तो वहाँ ना तो आपको मतलब बहुत सोचने में या तो टाइम चला जाएगा या आप वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और जो फॉर्डर पॉइंट्स है ये आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, और कुछ इंट्रोज और कंक्लूजन्स भी। तो और मैं जो तीसरी बात जो इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसके अलावा जो है मैं बोलता हूँ अवॉइड रिटॉरिक्स का मतलब ये हुआ कि जो बहुत जनरल आंसर है, जैसे कि आपसे कोई सजेशन पूछा गया है तो आप उसमें सीधा बोल सकते हैं कि आपने जैसे लिख दिया कि हाँ दिस इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट, या फिर इससे जो है आप बोल देंगे इससे जो है जैसे लेबर को लेके कुछ है कि लेबर को ईज़ होगा, ईज़ ऑफ लिविंग फॉर लेबर या फिर पुअर क्लास, आप सीधा अगर आप बोल दें तो उसका वेटेज कम होता है। जबकि वहाँ पे आप जैसे इस तरह का कुछ कोट ले आए, जैसे किसी बड़े संस्थान या किसी रिनाउंड पर्सन ने कुछ बोला हो उस मैटर पे, तो आपका वो वेटेज बढ़ जाता है। तो रेटोरिक्स को अवॉइड करके हम लोग कुछ जजमेंट्स, कुछ कमिटीज़ के जजमेंट्स या फिर और यहाँ तक कि मैं जब डेफिनेशन देता था तो मैं जैसे कि सिंपल आ गया कि व्हाट इज़ क्राइम, तो क्राइम जो है आप लेमैन के वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन, या फिर किसी रिनाउंड ऑथर ने कुछ कहा हो वो उसको आप मान ले, तो वो आपको वहाँ पे वेटेज मिलता है कि वो ये इस ऑथर को ये इन्होंने यहाँ पे कोट किया। सिंपल चीज़ें ये आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, आपके अपने नोट्स होने चाहिए। और यही डिफरेंस होता है कि एक ही क्लास में 100 लोग पढ़ते हैं, लेकिन और एक ही टॉपिक वही सेम टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही 2 स्टूडेंट हैं जो फाइनली क्रैक कर पाते हैं, या फिर तो कुछ तो अलग वो करते हैं। तो वो अलग मेरे लिए तो यही था कि खुद से उस अपने ऐड करना। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि GS1 में मेरे 192 मार्क्स आए थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इसमें मैंने अलग क्या किया या अच्छा क्या किया जो मुझे लगता है, तो उसमें सबसे पहली बात फिर वही है, लोग स्टैटिस्टिक्स से भागते हैं। वहाँ पे देखिए 72 मार्क्स के अराउंड मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स होता है, और मुझे लगता है मुझे 90% प्लस मार्क्स उन 72 में आएंगे, या हो सकता है 72 भी है। तो वही जो सबसे आसान है, लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है, जो सबसे आसान है वहाँ पे कंसोलिडेट करना है। जैसे ही आपने वहाँ पे 70 प्लस मार्क्स अगर स्कोर कर लिए तो 170 को हम अबव एवरेज मार्क्स मानेंगे, तो आपको बाकी जो 230 मार्क्स है, 228 मार्क्स है, उसमें बस आपको 100 स्कोर करना है और आप लिस्ट में आराम से है। तो इस बात को ध्यान रखते, फिर से मैं बोलूँगा कि उसको कंसोलिडेट करें। उसके अलावा थोड़ा सा मैप वर्क का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पे भी मौका मिला तो जैसे इंडिया चाइना की बाउंड्री वाला एरिया हो गया, बॉक्स बना के उस एरिया को हाईलाइट करता था। कहीं पे भी मैंने जो किया एक बॉक्स बना दिया ताकि पूरा इंडिया का मैप नहीं बनाना पड़े। जैसे नॉर्दर्न बॉर्डर दिखा रहा हूँ इंडिया है पाकिस्तान का, तो एक बॉक्स बनाऊंगा और वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मार्क करूँगा, और वो इलस्ट्रेटेड होना चाहिए। उस डायग्राम का एक नाम भी दे दे और फिर उसको 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दे। मैंने यही करा था। उसके बाद आपको मैंने अभी तक बात की है ओन नोट्स की बात करी, अवॉइडिंग रिटॉरिक्स की बात की। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि बी रिसोर्सफुल। हमेशा आपके पास नॉलेज जो है वो हमेशा कम ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएंगे आ सकते हैं हमेशा कि जो आपको नहीं पता है, बट इर्द गिर्द कुछ पता होगा। तो आपको जितना पता है उसमें से आप कितना लिख सकते हैं, ये इसी का टेस्ट है। तो बी रिसोर्सफुल, और इसका आदत अगर आप डेवलप कर पाते हैं कि आप आंसर लिख पाते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा काम करेगा, कुछ न कुछ आप मार्क्स लेके जाएंगे। उसके बाद मैं 5वां पॉइंट बोलना चाहूँगा कीवर्ड्स पे। कीवर्ड जो टेक्निकल कीवर्ड्स जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसका एक लाइन का एक्सप्लेन भी कर दे। जैसे कुछ कीवर्ड्स मैं बताना चाहूँगा, जैसे लो इंटेंसिटी वॉरफेयर। तो लो इंटेंसिटी वॉरफेयर आप सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे तो इसमें क्या है कि आपने इंक्लूड कर लिया कि इन्फिल्ट्रेशन एंड इनकर्जन्स जो होते हैं, जो हमने सुनते हैं कि घुसपैठिए आ गए, या काउंटरफीट मनी हो गया, या फिर
स्पाइस के थ्रू जो कहीं पे डिस्टर्ब एरिया में कुछ डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करना है। तो ये सारे जो 3-4 पॉइंट है वो एक ही पॉइंट में इंक्लूड हो गया। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं जो आपको रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर अच्छे कोई मटेरियल में मिल सकता है। तो उनको जितना आप यूज़ करें उससे भी आपका, आप देखिए कि आपका मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे। तो इसके अलावा मैं क्या करता था कि जितना भी आपका मेन नोट्स बना है मेंस के लिए, जितना भी आपने नोट्स GS1 या GS2 के लिए बना रखा है, उन सब का हर थीम का, जैसे कि हो सकता है आप हर थीम पर 10 से 15 पेजेस या 20 पेजेस का एक नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आप बिल्कुल फाइनल डे के पहले जो है, हो सकता है बहुत सारे लोग एग्जाम के बाहर फाइनल आर प्रिपरेशन से पहले भी बहुत सारे बुक्स लेके जाते हैं और वो लेकर आते हैं। उनसे बेटर मैं कहूँगा कि आप इंटेंसिव रिविजन शीट्स, जो मैं किया करता था कि जैसे एक पूरा होल चैप्टर है या होल थीम है वो एक पेज में आ जाना चाहिए और बस पॉइंट्स रहेंगे उसमें और कुछ नहीं, तो आपको कम से कम वो आउटलाइन याद रहेगा और बहुत कंसाइज। इससे फायदा एक और क्या होगा कि जब आपको एक बहुत सारा डेटा छोटे में कंसाइज करके देना है, आपको लगता है कि जैसे कि आपने सफिशिएंट कुछ दे रखा है और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए, बट वो बहुत बड़ा अगर रहेगा तो वहाँ पे आप फिर वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कंसाइज वाला पार्ट रहेगा वो फिर से आप पता चला कि आधे या एक पेज में वो पूरा का पूरा जो है कोई भी कोरिलेशन आया कोई भी 2 थीम्स या 2 टॉपिक्स में, तो उसको आप आराम से कॉपी कर पाएंगे। फिर ये क्यों काम करेगा, फिर वही बात है कि वो एक दिन में नहीं होगा। वहाँ पे आप सोचिएगा एग्जाम में कि वहाँ पे जाके मैं वो कर दूँ, कंसाइज करके कर दूँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाएंगे और बस लिखते चले जाएंगे, वो दिमाग में वो आएगा नहीं। लेकिन आपने अगर पहले से कर रखा है तो आपके दिमाग में वो फिट रहेगा और वहाँ पे जाके वो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और एक्स्ट्रा मार्क्स उसके आपको मिल सकते हैं। मैं अभी फिलहाल बोलना चाहूँगा मेंस और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की साइलोज में ना करें, दोनों को साथ में करें और जितने कम नोट्स हो, नोट्स कलेक्टर ना बने। जैसे मैंने पहले भी कहा, नोट्स कलेक्टर ना बन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए आपको जितने कम नोट्स हो, शुरुआत की प्रिपरेशन में नो डाउट अभी भी आप बहुत सारा आपने कलेक्ट कर लिया होगा और उसके थ्रू किया होगा, बट जितना कंसाइज कर ले, हर एक पेपर के लिए एक पतली कॉपी से ज़्यादा का आपका कोर नोट्स नहीं होना चाहिए और उसी को कोशिश करें कि अपडेट करें और उसी को ट्रांसलेट करें। अल्टीमेटली ये उसी का टेस्ट है। थैंक यू।